आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। आज के क्लास में हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन का टॉपिक। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम चीज है? अगर आपको ऐसा लगता है तो इनसे सावधान रहिएगा। ये देखिए, ये चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं होता। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कुछ डिफरेंस होता है। तो क्या है वो डिफरेंसेस? और इस पूरे टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग मैनर में, और आपको बिल्कुल भी मैं बोर नहीं होने दूंगा। पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी का है, पूरे प्रॉपर नोट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन से हमें टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है? ब्रीदिंग जो है वो सिंपल, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, ये है सिंपल ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन क्या है? रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलती है। हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी फूड से मिलती है। ठीक है, तो फूड से वो एनर्जी रिलीज कैसे होगी, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग सिंपली लंग्स में होता है और रेस्पिरेशन बॉडी के हर एक सेल में होता है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। बट रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि वो एक सेल के अंदर परफॉर्म होता है। हर एक बॉडी के सेल में रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। अब देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन है क्या, इन डिटेल देखते हैं रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि रेस्पिरेशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है। हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में न्यूट्रिशन पढ़ा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। जैसे न्यूट्रिशन था वैसे ही रेस्पिरेशन है। यहाँ पे न्यूट्रिशन में हम खाना खा रहे थे और देख रहे थे कि उस खाने का क्या हो रहा है। पहले वो स्टमक में जा रहा है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब हमने खाना तो खा लिया, अब उस खाने से हमें चाहिए एनर्जी। ठीक है, तो उस एनर्जी को रिलीज करने का प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं जो कि हमारे बॉडी सेल्स तक जाती है, और वही ऑक्सीजन खाने से एनर्जी को रिलीज करती है बाय बर्निंग फूड। फूड बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब भी हम बर्निंग की बात करते हैं, केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं बर्निंग की बात करूंगा इट मीन्स कि ऑक्सीजन से रिएक्शन। ठीक है, तो खाना ग्लूकोज की फॉर्म में है जो कि ऑक्सीजन से बर्न होकर एनर्जी रिलीज करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर जाता है। क्या है पूरा प्रोसेस? कुछ इस तरह से है, फूड प्लस ऑक्सीजन। फूड किसकी फॉर्म में होगा? फूड होगा ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, वाटर और एनर्जी। ये हमें मिलता है जब हम खाना खाते हैं। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? रेस्पिरेशन की वजह से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें फूड से एनर्जी मिलती है हमको। जो हम फूड लेते हैं उससे एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है। ठीक, ब्रीदिंग होती है रेस्पिरेशन के अंदर, ब्रीदिंग है। बट अगर हम ये बोले कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम है, नहीं, ब्रीदिंग में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, बट रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एनर्जी रिलीजिंग फ्रॉम फूड। ये है रेस्पिरेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रॉपर एकदम बढ़िया वाले नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक लाइन एनसीईआरटी है। मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन से ही बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं और मेरे नोट्स से मैच करा सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मेरे नोट्स में मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसा नाम वैसा ही काम। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या फिर हम बोले इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हम बोलेंगे उसको। अब देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा नाम वैसा ही काम, मैंने आपको बताया। ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें कि ऑक्सीजन यूज होती है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो ग्लूकोज फूड है, फूड ग्लूकोज की फॉर्म में है, वो कंप्लीटली ब्रोक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब पूरा प्रोसेस क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ग्लूकोज जो है, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरूवेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। कहां पे? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है। उसके बाद जो पायरूवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में होगा। तो 2 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। पहले ग्लूकोज टूटेगा पायरूवेट में, फिर पायरूवेट टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। अब इसको एक रिएक्शन की फॉर्म में देख लेते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में तीनों रिएक्शंस एक साथ दी हुई। इसको मैंने अलग अलग कर दिया है, ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यहां से है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, फिर आपको दिख रहा है।
दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पेन का कलर, अरे भाई तुम रेड कहाँ से आ गए? ग्लूकोज, ठीक है बेटा, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन है इसमें, वो टूट रहा है पायरुवेट में जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद पायरुवेट ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। कहाँ पे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगी ही होगी, और ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें भी वही होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, जैसा नाम वैसा ही काम। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये होता कहाँ? ह्यूमंस में तो नहीं होता है, ये होता है ईस्ट में, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज फूड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद रिलीजिंग एनर्जी। देखो एनर्जी तो सब में रिलीज हो रही है, ठीक है, और ग्लूकोज से पायरुवेट भी हर प्रोसेस में बनना है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, बट उसके आगे के स्टेप्स डिफरेंट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसमें यही एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है? वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, और ये हो रहा है ईस्ट में हो रहा है। प्रोसेस देख लेते हैं। नंबर 1 जो स्टेप है वो सेम रहेगी, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। उसके बाद अब यहाँ पे पायरुवेट, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में टूट रहा था, यहाँ पे इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटेगा, वाटर इज रिप्लेस्ड विद इथेनॉल। ये रिएक्शन है, बस डिफरेंस क्या है? ये फर्स्ट स्टेप तो सेम रहने वाला है, उसके बाद डिफरेंस यहाँ पे, वहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। वो इन माइटोकॉन्ड्रिया था, ये इन ईस्ट है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी वहां पे था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रहेगा ही रहेगा, वाटर की जगह पे इथेनॉल आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है, ठीक। बाकी पूरी रिएक्शन सेम है। अब देखते हैं कि हम जब चलते हैं तो कभी कभी हमारे पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपने अक्सर किया होगा, आपने अपने ऐसे पैरों को ऐसे पकड़ के खींचने की कोशिश की होगी, क्योंकि क्रैम्प्स आ जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा होता क्यों है? व्हाट हैपेंस टू रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ह्यूमंस व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन? जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो क्रैम्प्स आ जाते हैं, और जनरली ये दौड़ते टाइम होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स पाथवे फॉर ब्रेकडाउन टू पायरुवेट इज चेंज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम देखें एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में, बट जब ऑक्सीजन लेस होती है, ठीक है, तो पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी में ब्रेक नहीं होता। वो होता किसमें है? वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो लैक्टिक एसिड है यही रीजन है हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आने का, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन अवर मसल कॉजेज क्रैम्प्स। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए पूरा सेम है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, ये स्टेप सब में कॉमन है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, वहां पे लिख रहे थे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख रहे हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस नहीं है, कम ऑक्सीजन है, ठीक है। हमारे मसल सेल्स में किसमें ब्रेक हो रहा है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं रहेगा, ये डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आएगा कि क्रैम्प्स क्यों होते हैं जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो। व्हाट इज एटीपी? अब एटीपी को समझने का ऐसा तरीका है कि भाई एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जैसे आपने बैटरी देखी है, अब फोन की जो बैटरी है उससे आप कुछ भी कर लो, या तो वीडियो चला लो, जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर आप उससे सॉन्ग सुन सकते हो, उससे कॉल्स कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल फंक्शंस कर सकते हो। वैसे ही एटीपी क्या है? एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, ठीक है। इससे हम बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या है कि इसमें फॉस्फोरस के 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, फॉस्फोरस के 3 मॉलिक्यूल है, ओके। अब देखते हैं कहानी क्या है। कहानी कुछ ऐसे है, तो मैं हटा देता हूं। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग, अब देखो जो भी प्रोसेस हो रहा था, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, हर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो बोल रहा था एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स। जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने में काम आती है, और यही एटीपी जो है, इसी की वजह से हम अपने जो डेली लाइफ में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हम दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब हम परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स मींस जब हम उठते बैठते हैं तो मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में। कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्सेस, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं, जैसे हमने कोई गर्म चीज छू ली तो एक इंपल्स सिग्नल जाएगा कि भाई हाथ हटाओ, ठीक है। तो ये सारे सिग्नल जो नर्वस सिस्टम में हमारे जाते हैं।
और जितनी भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज है उन सबको परफॉर्म करने के लिए एटीपी का यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया, एटीपी को आप समझो इट्स लाइक अ बैटरी, जिसका कि हम यूज मल्टीपल फंक्शंस में कर सकते हैं। ठीक, और ये बनता कैसे है एटीपी मॉलिक्यूल? एटीपी मॉलिक्यूल बनता है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। उसके बाद देखो ये आ गया, बोला कि मेरा भी ख्याल रखो, इनके छोटे भाई एटीपी के छोटे भाई एडीपी हैं। ठीक है, उनमें 3 फास्फोरस होते थे, इनमें 2 फास्फोरस है। तो एडीपी क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है ये सेल में ही प्रेजेंट होता है। अब ये बनता कैसे है? एटीपी इज मेड ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एडीपी जो है वो सेल में पहले से ही प्रेजेंट है। अब जो एटीपी है वो एडीपी मिला दो, तो एडीपी मिलाओगे अगर, देखो एडीपी में कितने फास्फोरस? 2 फास्फोरस। ठीक, एक फास्फोरस और मिला दो। ठीक, तो कितने फास्फोरस हो गए? 2 और 1, 3 फास्फोरस। ठीक है, एक फास्फोरस मिलान एडीपी में जिसमें 2 फास्फोरस हैं, उसमें एक फास्फोरस जब मिलाते हैं और एनर्जी मिलाते हैं जो कि रेस्पिरेशन में रिलीज हुई है, तो क्या बन जाता है? एटीपी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो एडीपी जिसमें कि लो एनर्जी होती है, ठीक है, प्लस फॉस्फेट क्योंकि इसमें 2 फास्फोरस है, एक फास्फोरस यहां से मिल गया तो 2 फास्फोरस 1 फास्फोरस, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट 3 फास्फोरस बन गए, और ये एनर्जी कहां से आ रही है? रेस्पिरेशन से। ठीक है, तो इस तरह से एटीपी बनती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो ये फोटो आप देख पा रहे हैं, सबको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन का है वो होता कैसे है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। हमें पता है स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हेल्प से ही प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन होता है तो फोटोसिंथेसिस होता है, हमको पता है। तो उस टाइम पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, तो प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, और जब रात होता है तो फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहती, तो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन जो एयर में है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, वो डिफ्यूज कर जाती है लीव्स में टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि दिन में तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बट रात में फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है। इस वजह से प्लांट्स ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर लेते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे अगर कोई चीज जाती है तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, प्लांट्स में नहीं है, तो ऑक्सीजन प्लांट्स में एनवायरमेंट से आ जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है प्लांट्स में रेस्पिरेशन। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्या? अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आपसे पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता है स्टोमेटा की हेल्प से। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, उस टाइम पे ऑक्सीजन वो लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या डिफरेंसेस है? ठीक, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन। ठीक, प्लांट, यही मेन डिफरेंस यही है कि प्लांट्स में सारे पार्ट्स रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, जबकि एनिमल्स में सिर्फ सिंगल ऑर्गन, जैसे कि ह्यूमंस में लंग्स हैं, और अगर मैं बात करूं फिशेस में तो गिल्स हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में सारे पार्ट्स परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन, जबकि एनिमल्स में एक ही पार्ट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर एट स्लो रेट पे होता है, जबकि ह्यूमंस में बहुत ही ज्यादा फास्ट रेट पे होता है। रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ऑक्सीजन तो चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, ईस्ट तो है नहीं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं करेंगे। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसका यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं? द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स मींस जो लैंड पे रहते हैं वो। ठीक, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में ब्रीदिंग का रेट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि उनको ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड वाली लेनी है, इस वजह से वो जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी वाटर से ऑक्सीजन ले सकें। जबकि हम लोग क्या है, हमें तो ऑक्सीजन हर तरफ प्रेजेंट है, तो हम नॉर्मल रेट पे ब्रीदिंग करते हैं, बट उनको वाटर में डिसॉल्व जो ऑक्सीजन है उसको लेना है, इस वजह से वो जल्दी जल्दी ब्रीदिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज लो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर।
एयर में तो ऑक्सीजन बहुत है बट वाटर में ऑक्सीजन कम है ना, इस वजह से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आराम से रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जल्दी जल्दी से ऑक्सीजन को लेते हैं क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्व है। Why do aquatic animals feel difficulty in breathing during summers? समर्स के टाइम पे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी क्यों होती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, अब उनको दिक्कत क्यों होती है? उनको दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है ना, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी मींस कि वाटर में ऑक्सीजन कितनी डिजॉल्व है, कितनी सॉल्युबल है, वो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा। मतलब अगर पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, पानी का टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर 50 डिग्री सेल्सियस है एक केस में और एक केस में 40 डिग्री सेल्सियस है, तो जब टेम्परेचर पानी का कम होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व होगी, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन कम होगी। मींस गर्मियों के टाइम पर टेम्परेचर ज्यादा है, इस वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम क्यों हो रही? क्योंकि डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में वो कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी जो है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है। तो समर्स में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, इस वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या फिर हम बोले रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम होती है। द एक्वेटिक एनिमल्स, the aquatic organisms feel difficulty in breathing during summers because the solubility of oxygen decreases with increase in temperature. जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगी। So in summers, due to increase in temperature, the amount of dissolved oxygen in water decreases. How do fishes respire? अब फिशेस कैसे रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं? तो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये गिल्स, ये दोनों साइड पे गिल्स होते हैं और गिल्स की हेल्प से फिशेस रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं। फिशेस हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग कॉल्ड गिल्स। ठीक है, फिशेस हैव गिल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। When water passes over the gills, जब गिल्स के ऊपर से वाटर पास करता है तो गिल्स एक्सट्रैक्ट, जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और फिश के सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे वीडियो में। ठीक है, इससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे होता है। मैंने आपको न्यूट्रिशन में भी बताया था कि हमारे गले में दो पाइप होते हैं, एक फूड पाइप जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं और एक विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ट्रैकिया का यूज होने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्गन्स क्या क्या हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। नोज, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स एंड डायफ्राम। ठीक, ये सारे आपको दिख रहे हैं। नोज हमें सभी पता है कहाँ पे है, ठीक है, यहां से शुरू होता है। उसके बाद नेजल कैविटी, ठीक है, ये ट्रैकिया जिसको कि हम विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ब्रोंकी है और लंग्स हैं ये, और ये डायफ्राम है। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रोसेस होता कैसे। सबसे पहले द एयर फॉर रेस्पिरेशन इज टेकन इन आवर बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट इन द नोज। ठीक है, एयर हम इनहेल करते हैं विच इज फिल्टर्ड बाय हेयर्स प्रेजेंट इन द नोज। नोज में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उससे एयर जो रेस्पिरेशन के लिए अंदर जा रही है वो फिल्टर आउट हो जाती है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो ट्रैकिया में नहीं जा पाता। द एयर पासेस थ्रू थ्रोट एंड देन इनटू द लंग्स। ठीक है, थ्रोट में जाती है या फिर हम बोले ट्रैकिया में जाती है और फिर वो लंग्स में पास करती है। उसके बाद द लंग्स पैसेज इज डिवाइडेड इनटू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद जो लंग्स के पैसेज हैं ये डिवाइड हैं ब्रोंक्यूल्स में। ये देखिए, ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, विच टर्मिनेट्स टू फॉर्म बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोली, जो कि टर्मिनेट होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिनको कि हम एल्वियोली बोलते हैं। ठीक है, अब एल्वियोली का क्या काम है, ब्रोंक्यूल्स का क्या काम है, ये हम सारा देखेंगे। अभी आप सिर्फ प्रोसेस समझो कि एयर कहां से पास करती है। ठीक है, तो अब एयर पहले नेजल कैविटी से गई, एयर से फिल्टर हुई, उसके बाद थ्रोट में गई, फिर लंग्स में गई। अब लंग्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं ब्रोंक्यूल्स में, जो कि फाइनली टर्मिनेट हो रहे हैं एल्वियोली में। ठीक है, उसके बाद द एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, लंग्स एयर को सक करते हैं एंड फिल्स द एल्वियोली, और एल्वियोली को फिल करते हैं एयर से। ठीक, उसके बाद ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू रिलीज इन फ्रॉम बॉडी फॉर रिलीज इनटू एल्वियोली। उसके बाद जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लाता है और एल्वियोली में रिलीज करता है। एंड एट द एंड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ले लेता है और बॉडी के सारे सेल्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं
कि एल्वियोली का क्या काम है। अब देखते हैं सबसे पहले कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो प्रेजेंट होती हैं ट्रैकिया में इस टाइप की रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। ये इसलिए इस वजह से होती हैं जिससे कि ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए। जब एयर नहीं होती है उसमें तो उस टाइम पे ट्रैकिया कोलैप्स ना करे, इस वजह से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर एल्वियोली, व्हाट इज देयर फंक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एल्वियोली होते हैं जो कि लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलीज आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स। अभी हमने देखा कि वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। जो वॉल्स ऑफ एल्वियोली होती हैं कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। एल्वियोली की वॉल्स पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो एल्वियोली का फंक्शन क्या है, एक एरिया प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो सके। हीमोग्लोबिन सबको पता है भाई, हीमोग्लोबिन कम हो गया परेशान रहते हैं सब। ठीक है, अनार का जूस पियो, कैरेट खाओ, बीट रूट खाओ, हीमोग्लोबिन इंप्रूव हो जाएगा। हीमोग्लोबिन है क्या, इसका रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ये एक रेड कलर का पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द लंग्स एंड कैरीज इट टू ऑल द टिश्यूज। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये चीज आपको भी पता होगी। जो कि करता क्या है, उसका मेन काम है कि ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उसको लंग्स से लेना है और बॉडी के सारे पार्ट्स तक उसको पहुंचाना है। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है और ब्लड ही ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक ले जाता है। तो अगर हम कहें कि ब्लड ले जाता है तो गलत होगा। कौन ले जाता है ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक, ले जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं कुछ छोटी छोटी ज्ञान की बातों की। ठीक है, और उसके साथ ही ये पोर्शन फिनिश। सबसे पहले मैं बात करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है, ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। हेंस CO2 इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन अवर ब्लड। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में डिसॉल्व्ड फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स में डिफ्यूजन की हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज होता है। अगर हमारी बॉडी में भी डिफ्यूजन हो तो अगर हम डिफ्यूजन की हेल्प से रेस्पिरेशन करें तो हमारे टोज से हमारे लंग्स तक, अगर हम डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन करें तो हमारे लंग्स में होगा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो अगर हमारे टोज से लंग्स तक ऑक्सीजन जाए तो 3 साल का टाइम लग जाएगा। इजंट इट इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इस वजह से ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स हैं और प्लांट्स में रेस्पिरेशन बहुत ही स्लो रेट पे होता है। इस वजह से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि जो भी हमने आपको बताया, नोज, नेजल कैविटी, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, इन सबका इंपॉर्टेंट फंक्शन है और डिफ्यूजन ह्यूमन बॉडी में सक्सेसफुल नहीं है रेस्पिरेशन कराने के लिए। इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए आप। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे। बहुत ही जल्द मैथ भी शुरू होने वाली है। सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। थैंक यू।